जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस के आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर जितने भी हम शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% पेपर जो है, जो 2026 के अंदर बोर्ड का पेपर होगा, वो इन्हीं क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। ठीक है, होपफुली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह नहीं जाता जो कि इस चैप्टर से पूछा जाए। सो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 2 का, हु प्रोपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो द आंसर इज इन द बॉक्स, येलो बॉक्स के अंदर आंसर है कि रॉबर्ट एच वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम जो है ना प्रपोज किया, जिसके अंदर 5 किंगडम सिस्टम कौन कौन से आ जाते हैं? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो येलो बॉक्स है। उसके बाद सेकंड है जी डिफाइन बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया को डिफाइन करें तो आप किस तरीके से बैक्टीरिया को डिफाइन करेंगे? सो बैक्टीरिया की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, बैक्टीरिया आर अ डाइवर्स ग्रुप एंड ऑल ऑफ देम हैव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली सॉरी नहीं होती, उनके अंदर जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी एज सच नहीं होता। ठीक है, और उनके अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल द बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज लैक न्यूक्लियस एंड हैव सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? तो इसका आंसर है जी ये वाला, द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। ठीक है जी, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? उसके अंदर आ जाते हैं जी ग्लाइकन, यानी कि पॉलीसेकेराइड चेन आ जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ उनके अंदर जो है वो लिपिड्स होते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ जो है वो लिंक्ड होते हैं। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका आंसर ये दोनों जो है ना वो जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आपने एट लीस्ट जब भी डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आपने एट लीस्ट 2 to 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे जी कि आप लिखेंगे जी कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, जो ग्राम नेगेटिव होती है उसकी सेल वॉल जो होती है ना वो थिन होती है। इसके अलावा ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है जी, उसके अंदर जो है ना वो लिपिड कंटेंट कम होता है। ठीक है, उसके अंदर थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर जो है ना वो प्रोटीन होते हैं जिसको पोरिन कहते हैं, और इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है। ठीक है, तो ये 2 से 3 डिफरेंसेस आप लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा डिफरेंस ये टेबल में लिखा हुआ है, और याद रखिएगा ये जो टेबल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सर हैंस क्रिश्चियन ग्राम ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने 2 तरह के बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था, मतलब कि ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल उसने 2 तरह का बैक्टीरिया बताया था। उसने कहा था कि नेचर के अंदर सेल वॉल की बेस पे 2 तरह का बैक्टीरिया होता है, एक को हम नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो क्या होता है जी, उसका जो है ना वो वायलेट डाई उसके अंदर जो है वो रह जाता है और वो पर्पल कलर शो करवाते हैं, उनकी जो स्टेनिंग होती है वो पर्पल होती है, और ये एमसीक्यू भी है। और इसी तरीके से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो उनके अंदर वायलेट डाई रिटेन नहीं रहता और वो उनका अपना ओरिजिनल कलर ही शो होता है, और ये मोस्टली पिंक कलर के होते हैं। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर पिंक इन कलर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर पर्पल इन कलर जब उनकी स्टेनिंग की जाती है। तो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज बैक्टीरियल कैप्सूल। कि बैक्टीरियल कैप्सूल किसको कहते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल आउटसाइड देयर सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया के अंदर उनकी सेल वॉल से बाहर भी एक कैप्सूल की सिक्रेशन होती है जो कि बेसिकली गैलाटिनियस लेयर है और स्टिकी होती है, और बैक्टीरिया जिसकी वजह से एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। यानी कि एक बैक्टीरिया, ठीक है, उसकी सेल वॉल है ये वाली, उसकी सेल वॉल के बाहर इस तरीके से गैलाटिनस मटेरियल मौजूद है। दूसरा बैक्टीरिया, उसके बाहर भी गैलाटिनस मटेरियल मौजूद है, और ये इस तरीके से सारे के सारे बैक्टीरिया का ये बाहर जो गैलाटिनस मटेरियल होता है कैप्सूल, ये बैक्टीरिया को आपस में ज्वाइन करके रखता है, कॉलोनी बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन लिस्ट बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल। इस दुनिया के ऊपर दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज माइकोप्लाज्मा एंड सेकंड इज सार्कोप्लाज्मा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी इन लिस्ट का वर्ड यूज होना तो उसका मतलब है कि सिर्फ आपने नाम बताना है, डिटेल नहीं बतानी। तो in list bacteria that lack cell wall, so mycoplasma and sarcoplasmas are two bacteria जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है माइकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मा के अंदर, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स की डेफिनेशन ये है, एट सम पॉइंट्स इन सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट कर जाती है और वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला की फॉर्मेशन करती है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को मीजोजोम्स कहते हैं। और साथ में मीजोजोम का फंक्शन भी पूछा जा सकता है, तो मीजोजोम का जो फंक्शन होता है वो होता है जी डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प आउट करती है, सेल डिवीजन के अंदर, और रेस्पिरेटरी सेंटर के तौर पर करती है। ठीक है जी। तो बेसिकली बैक्टीरिया की जब हम सेल वॉल देखते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ना वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, जगह जगह पर इस तरीके से जो है ना वो अंदर की जानिब ट्यूबुलर फॉर्म में, ठीक है जी, और ये इन्वेजिनेशन होती है। ये जो इन्वेजिनेशन है ना, इसी को ही, ये सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली, लेकिन ये जहाँ जहाँ पे इन्वेजिनेट हुई हुई है, अंदर धंसी हुई है, और ये धंसी होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला। इस धसे हुए स्ट्रक्चर्स को बेसिकली मीजोजोम्स का नाम देते हैं, और यही जो इन्वेजिनेशंस हैं इन्हीं को मीजोजोम्स कहते हैं, जहाँ पे सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन वगैरह में जो कि हेल्प आउट करवा रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, साइज ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम्स। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का जो सेल राइबोसोमल साइज है वो है जी ये वाली इस लाइन के अंदर। हर बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो जो राइबोसोम्स का साइज होता है, चूंकि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोमल साइज होता है जी 70s। ठीक है जी, 50s लार्जर सब यूनिट होता है और 30s स्मॉलर सब यूनिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड का जो है ना ये वाला उसका आंसर है। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोइड का आंसर है कि नियर द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म देयर इज एन इरेगुलर शेप डेंस एरिया दैट इज न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, और इसी न्यूक्लियोइड के अंदर ही डीएनए मौजूद होता है। ठीक है जी, यानी कि बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये देखें ज़रा, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि ये उसका डीएनए ये मौजूद है। ठीक है, और डीएनए किसके अंदर मौजूद है, तो ये देखिए न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड ये सारी ये जगह है, ये सारी जगह है, ये डेंस एरिया है जिसके अंदर डीएनए मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, ये जो सारा इरेगुलर शेप एरिया है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इरेगुलर जगह जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है उस जगह को न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो याद रखिएगा ये इसका आंसर है कि प्लाज्मिड जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करा सकते हैं, सेल डिवीजन से पहले इनकी रेप्लिकेशन हो जाती है, और बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक से अगेंस्ट बचने में भी हेल्प आउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी हमने देख लिया, 6 का भी देख लिया। ठीक है जी, 6 का आंसर ये था। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मा। 7 मीजोजोम्स वाला भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 साइज ऑफ बैक्टीरिया भी बैक्टीरियल राइबोसोम भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूक्लियोइड भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 प्लाज्मिड भी देख लिया। ठीक है, और साथ में आपने टेबल भी करना है, प्लाज्मिड आल्सो सर्व एज इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। ठीक है जी, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर, तो वेक्टर बेसिकली कहते हैं कि जो कि किसी चीज़ को कैरी कर सके। ठीक है, तो बेसिकली प्लाज्मिड जो है ना वो जब इंसुलिन बनाई जाती है तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया जाता है, और प्लाज्मिड के अंदर जो है ना वो इंसुलिन बनाने वाला जीन इंसर्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो वैसे वैसे उसको ऑब्वियसली उसका प्लाज्मिड भी डिवाइड करता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और जब जैसे जैसे प्लाज्मिड डिवाइड कर रहा है वैसे ही इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो भी डिवाइड कर रहा है, जिसको एट द एंड हम जब मल्टीपल कॉपीज बैक्टीरिया की बन जाती है पूरी की पूरी कॉलोनी, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी डिफाइन एंडोस्पोर्स एंड स्पोरुलेशन। तो ये इसका आंसर है जी कि मैनी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ हार्श कंडीशन बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स कॉल्ड एंडोस्पोर्स। और एंडोस्पोर्स बेसिकली कहते किसको हैं, एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव डोरमेंट स्टेज बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया जब बिल्कुल जो है ना वो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो वो एक थिक वॉल्ड और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव का मतलब है जिसके अंदर किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, ऐसा लगता है जैसे डेड स्ट्रक्चर बन गया है, उसी को हम जो है ना वो एंडोस्पोर्स कहते हैं, और एंडोस्पोर बनने के प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आपने सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना कि बेसिकली जो है ना इस तरीके से बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के पीछे जो है ना वो फ्लैजेला अटैच होता है। बैक्टीरिया की ये सेल वॉल बनाई है, उसके अंदर जो है ना सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इस तरीके से पिंच फॉर्म में होती है, यानी कि मेसोसोम्स बने होते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए मौजूद होता है सिंगल सर्कुलर। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो क्या नाम है अपना, प्लाज्मिड मौजूद होता है इस तरीके से सिंगल सर्कुलर। तो ये बेसिकली आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन लिस्ट इवेंट्स ऑफ स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन के अगर इवेंट्स आ जाए तो स्टूडेंट्स ये आपने बताना है कि सबसे पहले सेप्टम सेपरेट होता है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद फाइव, उसके बाद सिक्स एंड स्पोर रिलीज होता है। तो ये सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। लिस्ट का मतलब है सिर्फ नाम, एक्सप्लेन नहीं लिखनी, ना डायग्राम बनानी है, सिर्फ आपने नाम लिखनी है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इवेंट्स ऑफ स्पोरुलेशन। उसके बाद इन लिस्ट मूवमेंट्स इन बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर चूंकि इन लिस्ट आया है तो आपने सिर्फ मूवमेंट्स के नाम लिखने हैं कि फ्लैजेलर मूवमेंट होती है। ये आगे वाली सारी फ्लैजेलर मूवमेंट की टाइप्स हैं। फ्लैजेलर मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट, ये तीन मेजर मूवमेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर होती है। आपने इन तीनों के नाम लिख देने हैं, ठीक है जी। तो ये नाम लिखेंगे तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट आ जाए तो आपने इसका आंसर यहाँ से लेके जो है ना वो यहाँ तक लिखना है, ठीक है जी। यूजिंग देयर फ्लैजेला, इसी फ्लैजेलर मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद फ्लैजेलर मूवमेंट की फर्दर टाइप्स हैं जो कि आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं, जैसे कि व्हाट इज स्वार्मिंग। तो स्वार्मिंग का आंसर लिखना है आपने, ठीक है। व्हेन अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन मूव्स टुगेदर, जब पूरी की पूरी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन मूव करती है ना फ्लैजेला की मदद से, तो उसी प्रोसेस को स्वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद ट्विचिंग और क्रॉलिंग, तो ट्विचिंग और क्रॉलिंग के बारे में आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जो है ना वो आंसर लिखना है। उसके बाद ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और इसी तरीके से स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का आंसर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्विचिंग एंड ग्लाइडिंग। तो डिफरेंस के तौर पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ब्राउनियन मूवमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। एक्सेल फिलामेंट सारा का सारा जो है ना वो इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, इवन आपने डायग्राम्स भी करनी है साथ साथ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला की बेस के ऊपर बैक्टीरिया की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो फ्लैजेला की बेस के ऊपर ये जो सारी लिखी हुई ना ये आंसर है। अगर कोई भी फ्लैजेला नहीं लिखा हुआ लगा हुआ तो दैट इज ए ट्राइकस बैक्टीरिया। अगर एक फ्लैजेला लगा हुआ तो दैट इज मोनोट्राइकस। अगर दोनों जगह पे एक एक लगा हुआ है तो एम्फीट्राइकस। अगर बैक्टीरिया की एक टर्मिनल पे पूरा का पूरा गुच्छा मौजूद है फ्लैजेला का, दैट इज लोफोट्राइकस। और अगर पूरे बैक्टीरिया के अराउंड मल्टीपल फ्लैजेला मौजूद है, दैट इज पेरिट्राइकस। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरिया में बी एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस। और ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं लगा। व्हाट डू यू नो अबाउट मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें एक फ्लैजेला लगा है। लोफो, जिसमें दोनों एक टर्मिनल पे पूरा का पूरा गुच्छा लगा हुआ है। एम्फीट्राइकस, जिसके दोनों जगह पे फ्लैजेला मौजूद है। और पेरिट्राइकस, जिस बैक्टीरिया के सारे जाने फ्लैजेला लगे हुए हैं। व्हाट इज पिलाई, अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा। सम बैक्टीरिया हैव पिलाई and non-helical filamentous appendages and smaller and thinner than flagella। और ये जो है ना वो बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं पिलाई सरफेसिस के साथ अटैच होने में और कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये बैक्टीरिया है ना तो बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर ना छोटे छोटे इस तरीके से फ्लैजेला से छोटे होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पिलाई का नाम दिया जाता है। दीज आर पिलाई। और इनका काम क्या होता है, ये पिलाई किसी भी सरफेस पे अटैच करने में हेल्प करते हैं। इनका पहला काम है अटैचमेंट का, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा काम है जी कॉन्जुगेशन का। नो व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेशन, वैसे तो हमें पता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि एक बैक्टीरिया एक से दो के अंदर, दो से चार के अंदर, चार से आठ के अंदर सिंगल बैक्टीरिया विदाउट एनी पेरेंट जो है ना डिवाइड करता चला जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जिसमें मेटिंग प्रोसेस होता है और इसी मेटिंग प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। यानी कि एक ये बैक्टीरिया है, लेट्स सपोज ये अगर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इसके ऊपर पिलाए था,
ये अपने पिलाई की मदद से किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट करवाता है और अपना जो क्रोमोसोमल मटेरियल है या डीएनए मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेज देता है। तो अब इस बैक्टीरिया के अंदर इसका अपना भी था और बाहर से भी आया। अब इसके अंदर ये जब डिवाइड करेगा 1 से 2 के अंदर, 2 से 4 के अंदर, तो एक किस्म का यहाँ पे मेटिंग प्रोसेस हुआ है। मेटिंग का मतलब यही है ना कि एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स, ठीक है जी, कि जिसमें मेल जो है ना फीमेल के अंदर गैमेट भेजता है। अब इसमें मेल फीमेल वाला चक्कर या ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन अगर एक बैक्टीरिया अपने पिलाई की मदद से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए या क्रोमोसोमल मटेरियल भेज देता है और फिर जब वो बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो इस भेजने वाले प्रोसेस को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। मेटिंग प्रोसेस को ही कॉन्जुगेशन कहते हैं। सो पिलाई अटैचमेंट का भी काम करता है और कॉन्जुगेशन का भी काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफाइंड कॉन्जुगेशन भी हो गया। पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम, तो बैक्टीरियल फ्लैजेलम के कौन से पार्ट्स होते हैं? सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 3 पार्ट होते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेलम के अंदर। पहला पार्ट होता है जी बेसल बॉडी, सेकंड इज हुक एंड द थर्ड इज फिलामेंट। ठीक है जी। तो ये देखें, अगर ये पूरा का पूरा इस तरीके से बैक्टीरिया था, ठीक है, अगर ये इस तरीके से एक बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया का ये जो पोल है उसके पीछे ये देखें जरा बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी के साथ हुक लगा हुआ और हुक के साथ फिलामेंट लगा हुआ। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैजेलम, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। सो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला। अब ये आपको दोनों स्ट्रक्चर आने चाहिए। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ग्राम नेगेटिव का बनाया हुआ है। इसमें मेजर डिफरेंस में आपको नजर आ रहा है कि ग्राम पॉजिटिव जो है ना वो ज़्यादा थिक नहीं है, उसमें सिंगल जो है ना वो लिपिड बाइलेयर मौजूद है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 लिपिड बाइलेयर मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो आपको जो पॉलीपेप्टाइड लेयर है वो थिक नजर आ रही है, जबकि इसमें जो है ना वो आपको सिंगल थिन नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बेसल बॉडी इसमें एक नजर आ रही है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको 2 नजर आ रही है। तो ये कुछ 2 से 3 डिफरेंसेस हैं, आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए और ये मैंने अपने पूरे लेक्चर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, आपको लेक्चर जाके दे सकते हैं। उसके बाद जिन बच्चों ने 2026 के अंदर बोर्ड के पेपर देने हैं तो उनको पता होगा कि ये वाला टॉपिक तो जो है ना वो स्किप हो चुका है। ठीक है जी, जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल इकोलॉजिकली। बैक्टीरिया इकोलॉजिकली किस तरह से बेनिफिट्स उसके मिलते हैं? तो आपने सिर्फ ये बताना है कि बैक्टीरिया आर रिसाइकलर्स ऑफ नेचर, बैक्टीरिया आर मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया आर इन्वायरमेंटल क्लीनर्स, बैक्टीरिया आर एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया आर यूज्ड एज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टूल्स एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड एज नॉर्मल फ्लोरा। तो आपने सिर्फ नाम बताने हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल इकोलॉजिकली, तो आपने सिर्फ नाम बताने हैं। बाकी ये हर जो टॉपिक है ये रिसाइकल्स ऑफ नेचर, मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल क्लीनर्स, इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जी हाउ बैक्टीरिया रिसाइकल्स ऑफ नेचर। रिसाइकल्स आ जाए तो आपने ये सारा का सारा एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, और साथ में एग्जांपल्स भी देनी है। उसके बाद नेम नाइट्रीफाइंग एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे 3 है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड एजोबैक्टर। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में हमारे पास सोडोमोनास आ जाता है। ठीक है, ये नाम आपको आने चाहिए। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेसिकली साइनोबैक्टीरिया है। ये यहाँ से शुरू होता है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के रिलीज के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हवा के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया भी जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो हवा में ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, हमारे अर्थ के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन को बढ़ाने में साइनोबैक्टीरिया का रोल होता है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर बेसिकली साइनोबैक्टीरिया। हाउ बैक्टीरिया आर मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो आपने इसका आंसर ये लिखना है कि अब साथ में एग्जांपल्स दे देनी है कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर योगर्ट बनाने में, विनेगर, सोया सॉस बनाने में 2 से 3 एग्जांपल्स दे देनी है इसमें। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। हाउ बैक्टीरिया क्लीन इन्वायरमेंट, और ये क्लीन इन्वायरमेंट वाला आ जाए तो आपने ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जो है ना उसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद हाउ बैक्टीरिया एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट बायो रेमिडिएशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट से वेस्ट या पोल्यूटेंट्स निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट से पोल्यूटेंट्स निकालने के लिए, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे बैक्टीरिया को ऐसे प्रोसेस को बायो रेमिडिएशन का नाम दिया जाता है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए हवा से गंदे पोल्यूटेंट्स को निकाल देना, दैट इज बेसिकली बायो रेमिडिएशन।
उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि बैक्टीरिया जो है ना वो बायोपेस्टिसाइड के तौर पे बैट करते हैं। बैक्टीरिया की मदद से हम बहुत सारे इंसेक्ट्स को, दूसरे हर्ब्स वगैरह को किल कर सकते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया रिसर्च और टूल के लिए कैसे इस्तेमाल होती है, तो दो तीन एग्जांपल दे देनी है कि जैसे इंसुलिन बनाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अपनी वर्डिंग में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा ये है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है जी। द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल सरफेस दैट आर बेनिफिशियल फॉर अस, मे बी हार्मफुल भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे बैक्टीरिया को नॉर्मल फ्लोरा का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इनलिस्ट बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा। तो इनलिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया होगा, जिसमें आपने सिर्फ नाम लिखने हैं तो आप लिखेंगे सेंसेस ऑफ विटामिन होते हैं, कोलोनाइजेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पैथोजन को किल करने में इस्तेमाल करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एंटीबॉडीज़ के क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये वन बाय वन हर एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आगे लिखा हुआ है कि सेंसेस ऑफ विटामिन नॉर्मल फ्लोरा पैथोजन को कैसे कोलोनाइजेशन में को प्रिवेंट करता है, कैसे पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है, और कैसे जो है ना वो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी डियर स्टूडेंट्स के यहाँ तक कंप्लीट हो गया साइज ऑफ वायरस। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है जी बैक्टीरिया पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाए जी वायरस पे कि वायरस का जो है वो साइज क्या होता है। तो द रेंज वायरस साइज रेंज इज फ्रॉम 20 नैनोमीटर पार्वो वायरस टू 250 नैनोमीटर पॉक्स वायरस। है वेरी इंपॉर्टेंट MCQs आल्सो कि पॉक्स वायरस का साइज क्या होता है और पार्वो वायरस का साइज क्या होता है। तो ये आपको आना चाहिए। ये इनकी रेंज है वायरस के साइज की। उसके बाद नेक्स्ट है जी कैप्सिड्स कैप्सोमेयर। कैप्सिड किसको कहते हैं कि तो वायरस के बाहर जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कहते हैं कैप्सोमेयर्स। कैप्सिड जिन अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, या जिन प्रोटीन से मिलके बना होता है, उन प्रोटीन्स को कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ठीक है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड एज कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर मिलके ही कैप्सिड बना रहे होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद न्यूक्लियो कैप्सिड। तो अगर किसी भी जिस तरह से अगर ये कैप्सिड है और कैप्सिड के अंदर डीएनए भी मौजूद है, यानी कि जीनोम मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, तो अब इसको कंबाइनली हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियो कैप्सिड। इसको जो है वो हम नाम देंगे दैट विल बी न्यूक्लियो कैप्सिड, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद है और इसके अंदर जो है ना वो कैप्सिड भी मौजूद है। कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियो कैप्सिड। उसके बाद है जी डाइवर्सिटी ऑफ वायरस ऑन द बेस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस की बेस के ऊपर वायरस की कौन कौन सी डाइवर्सिटी हो सकती है, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन जनरल अपीयरेंस ऑफ वायरस। ठीक है। द एनिमल एंड प्लांट वायरस में बी पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, और हेलिकल। बैक्टीरियल वायरसेस में बी क्यूबिकल, इकोसाहेड्रल, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो ये आपको इनकी शेप के बारे में पता होना चाहिए। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो वायरसेस डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी बैक्टीरियल इन्वेल्व के बारे में बताएं। तो बैक्टीरियल इन्वेल्व के बारे में बताना है कि जिस तरह से सॉरी वायरल इन्वेल्व के बारे में। ठीक है। नॉट बैक्टीरियल, ये है बेसिकली वायरल इन्वेल्व। ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो कैप्सिड को फर्दर सराउंड किया होता है किसने, एक इन्वेलप ने। ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है HIV। तो ये उसका ये कैप्सिड है। देखिए अंदर ये कैप्सिड है। कैप्सिड के अंदर है जी न्यूक्लिक एसिड RNA है। न्यूक्लिक एसिड RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है। और अगर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसके बाहर जो है ना वो इन्वेल्प भी मौजूद होता है। ठीक है। वायरल इन्वेल्प। तो ऐसे अगर ये इन्वेल्प मौजूद होगा तो ऐसे वायरस को जो है वो इन्वेल्प्ड वायरसेस का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट है हर्ब्स वायरस और एडिनो वायरस में क्या डिफरेंस है, तो आप डिटेल में लिखेंगे जी। जो हर्ब्स वायरस है उसके अंदर 162 कैप्सोमेर्स होते हैं और एडिनो वायरस के अंदर 252 कैप्सोमेर्स होते हैं, और मेजर डिफरेंस यही है। और बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइम डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर एज शॉर्ट क्वेश्चन एज एन MCQ के तौर पर पूछा गया है, एज एन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा गया है। उसके बाद ड्रा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को ड्रा करें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद बैक्टीरियोफेज यूज एज कैरियर्स के बैक्टीरियोफेज को कैरियर के अंदर किस तरीके से यूज किया जा सकता है, तो उसका आंसर ये येलो बॉक्स के अंदर है। ठीक है। हाउ बैक्टीरियोफेजेस आर यूज एज कैरियर्स। ठीक है। बैक्टीरिया यूज एज कैरियर्स, तो ये पूरा का पूरा आंसर आपने लिखना है। जीन्स की कॉपी बनाने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद है जी व्हाट डू यू नो अबाउट HIV। तो HIV के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे ख़त्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तक। ठीक है जी। कि और आपने तीन, ये सारा का सारा नहीं लिखना, उसमें 3 से 4 बातें सिर्फ पॉइंट्स लिखने के। जो HIV वायरस होता है उसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ये किस्म का रेट्रो वायरस है। इसके अंदर जो है ना वो RNA होता है, इसके कैप्सिड भी मौजूद होता है और ये इन्वेल्व्ड होता है और इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है। याद रखिएगा
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का मतलब है एक ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाने की एबिलिटी रखता हो, ठीक है। तो एचआईवी बेसिकली उसके अंदर, एचआईवी के अंदर यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के अंदर जो है ना वो एक एंजाइम होता है जिसको आप नाम देते हैं, ये देखिए ये नजर आ रहा है, ये एक बना हुआ, ये बना हुआ आपकी बुक के अंदर, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, जैसे ये वायरस ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है जी, तो अटैक करता है तो ये आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है एचआईवी के अंदर आरएनए। जैसे ये वायरस जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर जो आरएनए मौजूद है उसको डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देगा, फिर अटैक हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, ये आपको स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और हिस्ट्री ऑफ एड्स यहाँ से स्टार्ट होती है। एड्स के, हाँ, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसको सबसे पहले 1981 में पेशेंट्स के अंदर डिस्कवर किया गया था जो कि होमोसेक्सुअल थे, यानी कि गेज और लेस्बियंस वगैरह के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 1984 के अंदर जो है ना पता चला कि ये जो एड्स काज करने वाला जो एजेंट है वो एक वायरस है। फिर 1986 के अंदर उसका नाम दे दिया गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के ऊपर अटैक करता है, होस्ट स्पेसिफिक है। ये मंकीज़ के अंदर भी प्रेजेंट होता है लेकिन उनके अंदर एड्स काज नहीं करता, इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जब ये आता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये आज का हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 26 मिनट का लेक्चर था, 26.5 मिनट का, तो जिसमें हमने सारा चैप्टर के अंदर जितने भी ओवरऑल 46 शॉर्ट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो 46 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 70 to 80% पेपर जो है ना वो इसी में से आएगा, ठीक है। तो और चूंकि हर पेपर में चॉइस भी होती है, ठीक है, आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और वो 8 के 8 इन्हीं, अगर इस चैप्टर में से जितने भी हम आगे भी हम वीडियोस बनाते चले जाएंगे, तो जितने भी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो ऑलमोस्ट जो है ना वो चॉइस के अलावा सारे क्वेश्चन उसी में से होंगे, यानी कि मैं हर क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने इल्म बायोलॉजी चैनल पे जाके ये मेरे शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियोस देखी हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।